गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा सारा। ठीक है, अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिएगा। ठीक है, या फिर अगर आपके कमेंट बॉक्स शो नहीं हो रहा है, आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो आपके पास में भगवान जी सर के नंबर होंगे, नरुका जी सर अपने। ठीक है, उन्होंने एक स्कूल का ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ से आप उनके नंबर ले सकते हैं, जहाँ से आपको नोटिफिकेशंस मिलते हैं। ठीक है, मैसेजेस मिलते हैं, तो उनके पर्सनल नंबर पर आप जो है अपने डाउट्स लिख सकते हैं। ठीक है, भेज सकते हैं। उन डाउट्स को वो मेरे पास भेज देंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उस डाउट को क्या कर लेंगे बेटा, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि अपने थोड़े दिन और ऑनलाइन क्लासेस चले, इसलिए आप लोगों के जो भी डाउट है ना बेटा, वो उनको मैसेज कर दिया करो या फिर आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दिया करो। ठीक है, बेटर तो यही रहेगा कि आप उनको मैसेज कर दो ताकि वो इन्फॉर्मेशन को हमारे तक पहुंचा दें। ठीक है, और उन डाउट्स को हम क्लियर कर दें नेक्स्ट क्लास के अंदर, ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे सोल्व हो जाए। ठीक है बच्चों, कल की क्लास के अंदर हमने टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि टैक्सोनॉमी 3 चरणों में संपन्न होती है। ठीक है, जिसका पहला चरण है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा चरण है नॉमेनक्लेचर और तीसरा चरण है क्लासिफिकेशन। ठीक है, यानी पहचान, नामकरण और वर्गीकरण। ठीक है, फिर अपन ने नामकरण के बारे में देखा था, बायनोमियल नोमेनक्लेचर यानी द्विनामकरण पद्धति के बारे में अपन ने पढ़ा था। और द्विनामकरण पद्धति को प्रपोज किया था गैस्पर्ड बाहिन ने, और उसको सर्वप्रथम यूज किया था कैरोलस लिनियस ने, इसलिए उसको फाउंडर ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी कहते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने पादपों के जितने भी वैज्ञानिक नाम थे एक पुस्तक में प्रस्तुत किया, और उस पुस्तक का नाम क्या था बेटा, स्पीसीज प्लांटेरम, जो 1 मई 1753 को प्रकाशित हुई। और जितने भी जंतु वैज्ञानिक नाम थे उन्होंने अपनी पुस्तक किसके अंदर, सिस्टेमा नेचुरी के अंदर प्रस्तुत किया, और वो प्रकाशित हुई थी 1 अगस्त 1758 को। ठीक है, अब वैज्ञानिक नाम जो होते हैं कि पादपों के नाम कौन रखेगा, जंतुओं के नाम कौन रखेगा, ठीक है, बैक्टीरिया का नाम कौन रखेगा, तो ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं बेटा। ठीक है, उनके बारे में अपन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले जो संस्था अपन पढ़ रहे हैं वो है ICBN। सबसे पहले जो संस्था है वो कौन सी है, ICBN। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है बेटा इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो यहां पे आपको पता चल रहा है यहां पे क्या लिखा हुआ है, बॉटेनिकल और बॉटनी। बॉटनी का मतलब क्या होता है बेटा, स्टडी ऑफ प्लांट्स, पादपों का अध्ययन। ठीक है, तो बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर है, पादपों का अध्ययन यहां पर हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, तो पादपों का जो वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, वो कौन सी संस्था रखेगी, वो रखेगी ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं ICZN की। ICZN, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, यानी जंतुओं के जितने भी वैज्ञानिक नाम है वो किस संस्था द्वारा रखे जाएंगे, ICZN के द्वारा रखे जाएंगे। नेक्स्ट है ICNB। ICNB, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया। नोमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का जो नोमेनक्लेचर है वो ICNB के द्वारा रखा जाएगा, और एक होता है ICBN। ICBN, ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो वायरस का जो नोमेनक्लेचर है वो कौन सी संस्था रखेगी बेटा,
ICVN, कौन सी संस्था रखेगी? ICVN, ठीक है। तो ये 4 अपने पास में संस्थाएं हैं जिनका फुल फॉर्म मैंने आपको लिखवा दिया है। एग्जाम के अंदर ये फुल फॉर्म्स आपसे पूछ ली जाती है, ठीक है। तो अपन ने सारी लिख दी है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर यानी पादपों का नामकरण होगा। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर यानी जंतुओं का वैज्ञानिक नामकरण होगा। इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का वैज्ञानिक नामकरण होगा। और इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस नोमेनक्लेचर, वायरस का यहाँ पर नामकरण होगा, ठीक है। अब अपन पादपों के नामकरण की क्रियाएं पढ़ लेते हैं कि पादपों का वैज्ञानिक नाम किस तरीके से रखा जाता है, कौन कौन से वो अंतरराष्ट्रीय नियम है जिनको फॉलो करके हम पादपों के वैज्ञानिक नाम लिखते हैं, ठीक है। तो एक एक करके सारे नियम को अपन पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। ICBN के द्वारा ही पादपों के वैज्ञानिक नाम रखे जाते हैं। कब रखे जाते हैं, किसके द्वारा रखे जाते हैं? ICBN के द्वारा ही पादपों के वैज्ञानिक नाम रखे जाते हैं। और ICBN जो है, ICBN संस्था जो है सबसे पहले कब संपादित की गई थी? 1961 में, ठीक है। ICBN को प्रपोज कब किया गया था? 1961 के अंदर इसको एक्सेप्ट किया गया था इस संस्था को, ठीक है। अब अपन रूल्स ऑफ ICBN पढ़ते हैं कि कौन कौन से रूल है ICBN के। रूल ऑफ ICBN, ठीक है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के रूल क्या है कि किस तरीके से हम पादपों का वैज्ञानिक नाम रख सकते हैं। बहुत अच्छे से देखना इसको, ठीक है। तो अपन इसका पहला रूल पढ़ते हैं। ICBN का पहला रूल पढ़ते हैं कि कोई भी पादप का जो नाम है वो 2 शब्दों में लिखा जाएगा। कि पादपों के वैज्ञानिक नाम कितने शब्दों में लिखे जाएंगे? 2 शब्दों में लिखे जाएंगे, ठीक है। पादपों के वैज्ञानिक नाम 2 शब्दों में लिखे जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से वो 2 शब्द होंगे? पहला जो शब्द होगा वो तो होगा जेनेरिक नेम। पहला शब्द कौन सा होगा? जेनेरिक नेम, जिसके अंदर अपन वंश का नाम लिखेंगे, ठीक है। और जो दूसरा शब्द होगा ना बेटा वो होगा स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट जिसके अंदर हम जाति का नाम लिखेंगे, जिसके अंदर हम किसका नाम लिखेंगे? जाति का नाम लिखेंगे बेटा, ठीक है। तो पादपों के वैज्ञानिक नाम के कितने शब्द होंगे बेटा? 2 शब्द होंगे। पहला तो होगा वंश का नाम और दूसरा होगा जाति का नाम, ठीक है ना बेटा। कोई दिक्कत यहां तक? ओके। अब देखो अपन एक उदाहरण के थ्रू इसको पढ़ लेते हैं। यहां पर अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आम का वैज्ञानिक नाम पढ़ते हैं अपन। तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है बेटा? मैंजीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। जिसमें से ये मैंजीफेरा जो है वो तो किसको प्रदर्शित कर रहा है? वंश को, है ना। और जो ये इंडिका शब्द है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है बेटा? जाति को, ठीक है। तो किसी भी वैज्ञानिक नाम के कितने शब्द होंगे? 2 शब्द होंगे। पहला वंश होगा और दूसरा क्या होगा बेटा? जाति होगी। यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहां पर? ठीक है। अब इसका दूसरा नियम पढ़ते हैं। ये तो पहला नियम हो गया, ठीक है। अब इसका दूसरा नियम पढ़ते हैं। दूसरा नियम ये कहता है कि जितने भी वैज्ञानिक नाम होते हैं वो लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। जितने भी वैज्ञानिक नाम हैं वो लैटिन भाषा व तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। और लैटिन भाषा में क्यों लिखे जाते हैं बेटा? क्योंकि लैटिन भाषा जो है वो डेड लैंग्वेज है, मृत भाषा है। उसके अंदर किसी भी प्रकार का हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि नामकरण तो पूरे विश्व में एक ही होगा ना, ठीक है, इसलिए उसमें चेंजेस नहीं कर पाए कोई भी, इसलिए लैटिन भाषा को ही यहां पर यूज किया जाता है। तो दूसरा नियम यह कहता है कि सभी वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा व तिरछे
अक्षरों में लिखे जाते हैं क्योंकि लैटिन भाषा मृत भाषा है। क्योंकि लैटिन भाषा कैसी है भाई? मृत भाषा है, डेड लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये दूसरा नियम भी आपको समझ में आ गया। अब अपन बात करते हैं तीसरे नियम की। तीसरा नियम ये कहता है बेटा, तीसरा नियम ये कहता है कि आईसीबीएन के अंदर, यानी आईसीबीएन जो संस्था है ना, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ये टोटोनिम को मान्यता नहीं देता है। ठीक है, अब आपको ये भी हो रहा होगा कि सर ने क्या बोल दिया, ये टोटोनिम क्या होता है भाई, वो भी अपन देखेंगे अभी यहां पर। तो तीसरा नियम ये कहता है कि आईसीबीएन टोटोनिम को मान्यता नहीं देता, जबकि ICZN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में टोटोनिम मान्य है। ठीक है, कि अब ये टोटोनिम क्या है बेटा? आईसीबीएन तो क्या करता है, टोटोनिम को मान्यता प्रदान नहीं करता है कि हम टोटोनिम को नहीं मानेंगे। ठीक है, जबकि आईसीजेडएन क्या करता है, टोटोनिम को मान्यता प्रदान करता है। अभी टोटोनिम है क्या, वो देखते हैं। टोटोनिम का मतलब होता है बेटा कि जब वंश का और जाति का नाम क्या हो, समान हो, तो वो क्या कहलाता है, टोटोनिम कहलाता है। टोटोनिम की डेफिनेशन आप यहां लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो, कि जब वंश व जाति का नाम समान हो। ठीक है, तो अगर मान लो अपन एक उदाहरण के थ्रू पढ़ते हैं, उदाहरण के थ्रू अपन यहां पे देखते हैं। ठीक है, जैसे कि अपन आम का नाम लिखते हैं, आम का, तो आम का नाम अगर अपन ने ऐसे लिख दिया, मैंजीफेरा, ठीक है, क्योंकि पादप है ना आम, तो यहां पर वंश और जाति का नाम क्या हो गया, समान हो गया। लेकिन आईसीबीएन इसको मान्यता प्रदान नहीं करता है, तो ये नाम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये नाम क्या हो जाएगा बेटा, गलत। लेकिन अगर अपन आईसीजेडएन की बात करें, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर की बात करें यहां पर, ठीक है, तो जैसे कि अपन कोबरा का नाम देखते हैं, सांप देखा आपने, कोबरा, ठीक है, तो कोबरा का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है नाजा। ठीक है, यानी यहां पर वंश और जाति दोनों के नाम क्या है, समान है, तो आईसीजेडएन इसको मान्यता प्रदान करता है। आईसीजेडएन इसको क्या करेगा, मान्यता प्रदान कर देगा। ठीक है, तो आईसीबीएन में टोटोनिम मान्य नहीं है, जबकि आईसीजेडएन में टोटोनिम मान्य है। यानी जूलॉजी के अंदर मतलब जंतुओं के नाम में वंश का नाम और जाति का नाम समान हो सकता है, जबकि पादपों के नाम में वंश का नाम और जाति का नाम समान नहीं हो सकता है। तो ये तीसरा नियम है बेटा, समझ में आ गया यहां तक? ठीक है, अब अपन चौथा नियम पढ़ते हैं। चौथा नियम ये कहता है कि वंश का जो पहला अक्षर होगा, वो कैपिटल लेटर में होगा, बाकी सारे स्मॉल लेटर में, और जाति का पहला अक्षर कैसा होगा, स्मॉल लेटर होगा। ठीक है, चौथा नियम ये कहता है कि वंश का पहला अक्षर कैपिटल जानते हो ना बेटा, बड़े ABCD वाला, ठीक है, पहला अक्षर कैपिटल व जाति का पहला अक्षर स्मॉल होना चाहिए। वह जाति का पहला अक्षर कैसा होना चाहिए बेटा, स्मॉल होना चाहिए। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, वंश का पहला अक्षर क्या होना चाहिए, कैपिटल, और जाति का पहला अक्षर कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए।
ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। जैसे कि अपन आम का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। आम का एग्जाम्पल ले लो, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, तो ये देखो बेटा, ये वंश है और ये जाति है। तो वंश का पहला अक्षर क्या होगा? कैपिटल लेटर। मैंने यहां पर एम जो है वो कौन से फॉर्म में लिखा है? कैपिटल में लिखा है। और जाति का पहला अक्षर क्या होगा? स्मॉल होगा। सारे अक्षर ही कैसे होंगे? स्मॉल होंगे। इसके बाद के सारे अक्षर ही कैसे होंगे? स्मॉल होंगे। ठीक है, तो वंश का पहला लेटर कैपिटल और जाति का पहला लेटर स्मॉल होना चाहिए। अगर आपने ऐसे लिख दिया ना बेटा इसको, मैंजीफेरा इंडिका, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि आपने पहला लेटर क्या लिख दिया? स्मॉल लिख दिया। अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया, मैंजीफेरा इंडिका, तो यहां पे आपने जाति का पहला लेटर कैपिटल लिख दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, तो वंश का पहला लेटर क्या होना चाहिए बेटा? कैपिटल, और जाति का पहला लेटर होना चाहिए स्मॉल। यहां तक समझ में आ गया? तो ये चौथा नियम अपना कंप्लीट हो गया। ओके, ठीक है, अब अपन पांचवा नियम देखते हैं बेटा। इसका पांचवा नियम क्या कहता है? पांचवा नियम ये कहता है कि जब आप किसी वैज्ञानिक नाम को अपने हाथ से लिख रहे हैं, ठीक है, तो जाति और वंश दोनों के नीचे आपको अलग अलग रेखांकित करना है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखवाई है आपको कि सभी वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा व तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। आपने कंप्यूटर में देखा होगा ना, इटैलिक फॉर्म में आती है, तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। जैसे मैं लिख के बताता हूं आपको थोड़ा सा, ये ऐसे तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। लेकिन अपन जब हाथ से लिखते हैं ना बेटा, तब अपन तिरछे अक्षरों में नहीं लिख सकते। आप अपनी बुक्स में कोई भी वैज्ञानिक नाम देखेंगे तो आपको वो तिरछे अक्षरों में नजर आता दिखाई देगा। ठीक है, तो लेकिन अपन हाथ से लिखते समय तिरछे अक्षरों में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए अपन क्या करते हैं? वंश और जाति को अलग अलग रेखांकित कर देते हैं। ठीक है, तो पांचवा नियम क्या कहेगा अपना? पांचवा नियम ये कहता है बेटा कि जब वैज्ञानिक नाम को हाथ से लिखते समय वंश व जाति के नाम को अलग अलग रेखांकित किया जाना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? अलग अलग रेखांकित किया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि वापस से अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं आम का ही। तो ये हो गया आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, और इसको अपन ने कर दिया अलग अलग अंडरलाइन। ये वैज्ञानिक नाम एकदम सही है। ठीक है, अगर आपने इन दोनों अंडरलाइन को मिला भी दिया, ठीक है, तो भी ये नाम क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग रेखांकित करना है बच्चों। तो यहां पर क्या करना है? अलग अलग रेखांकित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया पांचवा नियम। ओके बेटा, ठीक है। अब छठा नियम देखते हैं। छठा नियम ये कहता है बेटा कि जिस साइंटिस्ट ने ये नाम दिया है, जिस साइंटिस्ट ने ये नामकरण दिया है, उस साइंटिस्ट का नाम आप संक्षिप्त रूप में जाति के बाद लिख सकते हैं। उस वैज्ञानिक का नाम आप संक्षिप्त रूप में जाति के बाद लिख सकते हैं, और उसको रेखांकित भी नहीं करना है, और उसको लैटिन भाषा में नहीं, उसको सामान्य भाषा में लिखना है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं यहां पर छठा नियम। छठा नियम यह कहता है बेटा कि जिस वैज्ञानिक ने नामकरण प्रस्तुत किया है, उस वैज्ञानिक का नाम संक्षिप्त रूप में
सामान्य भाषा में जाति के बाद लिखा जाता है। सामान्य भाषा में जाति के बाद लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि वापस अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, आम ही का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? मैंजीफेरा। देखो बेटा, पहला लेटर कैपिटल, सारे लेटर स्मॉल। ये किसका नाम हो गया? वंश का। और फिर इंडिका। ठीक है, ये किसका नाम हो गया? जाति का। पहला लेटर हो गया स्मॉल। ठीक है, दोनों को नीचे क्या करना है? अलग अलग रेखांकित करना है। अब ये जो मैंजीफेरा इंडिका नाम है ना बेटा, ये दिया था कैरोलस लीनियस ने। किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। तो उसको संक्षिप्त रूप में लिखना है, तो अपन यहां पे लिख देंगे LINN, लिन। कैरोलस लीनियस का सिर्फ लिन अपन ने लिया है यहाँ पर, शॉर्ट। ठीक है, अब इसको अंडरलाइन भी नहीं करना है, इसको तिरछे अक्षरों में भी नहीं लिखना है, इसको सिर्फ सामान्य भाषा में लिखना है। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक नाम बिल्कुल सही वैज्ञानिक नाम है। और इस तरीके से आप किसी भी पादप के या जंतु के वैज्ञानिक नाम लिख सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया? तो 6 नियम है बेटा, और सबसे सही वैज्ञानिक नाम ये वाला है। ठीक है ना, जिसका पहला लेटर जाति वंश का इस कैपिटल है, जाति का पहला लेटर स्मॉल है। ठीक है, दोनों को नीचे अलग अलग अंडरलाइन किया हुआ है। ये नाम दिया है कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, इसलिए इसको संक्षिप्त रूप में लिख दिया, जाति के बाद लिन। इसको सामान्य भाषा में लिखना है, इसको अंडरलाइन भी नहीं करना है। यहां तक समझ में आ गया बेटा? तो ये हो गया आपके बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, द्विनामकरण पद्धति, क्योंकि इसमें जाति के नाम कितने भाषा शब्दों में लिखे गए हैं? 2 शब्दों में लिखे गए हैं, इसलिए इसको बोला जाता है द्विनामकरण पद्धति। ठीक है, अब दिख रहा होगा सही से, है ना? वो थोड़ा सा दब गया था वहां पे, है ना? ओके बच्चा, उतार लो इसको। उतार लिया? ठीक है, अब आगे अपन पढ़ते हैं ट्रायनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी द्विनामकरण पद्धति के बारे में अपन यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक अपन लेने वाले हैं वो है त्रिनामकरण पद्धति। मिटा दो बेटा इसको। तो अगला टॉपिक अपना त्रिनामकरण पद्धति। जिसको अपन बोलते हैं ट्रायनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या बोलेंगे बेटा इसको? ट्रायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, त्रिनामकरण पद्धति। जैसा कि हमने पढ़ा था कि द्विनामकरण पद्धति के अंदर कितने शब्द होते हैं? वैज्ञानिक नाम के 2 शब्द। ठीक है, उसी तरीके से त्रिनामकरण पद्धति में कितने शब्द होंगे? 3 शब्द। ठीक है, तो त्रिनामकरण जो पद्धति वो प्रस्तुत की थी हक्सले और स्ट्रिकलैंड ने। ठीक है, प्रपोज्ड बाय, किसने दिया था ये? हक्सले व स्ट्रिकलैंड ने। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि किसी भी वैज्ञानिक नाम के कितने शब्द हो सकते हैं? 3 शब्द हो सकते हैं। ठीक है, इनके अनुसार वैज्ञानिक नाम के
3 शब्द होते हैं। अब कौन कौन से शब्द है पहले? तो पहला जो शब्द होगा वो होगा वंश का नाम। पहला होगा वंश, दूसरा होगा जाति और तीसरा होगा किस्म यानी वैरायटी। ठीक है, वंश को तो अपन बोल सकते हैं जीनस, जाति को बोल सकते हैं अपन स्पीसीज और किस्म को अपन क्या बोलेंगे? वैरायटी। ठीक है, तो किसी भी वैज्ञानिक नाम के कितने शब्द हो सकते हैं? 3 शब्द हो सकते हैं। जैसे कि अपन एक वैज्ञानिक नाम लिखते हैं कॉलीफ्लावर का। कॉलीफ्लावर जानते हो ना, कैबेज और कॉलीफ्लावर। ठीक है, गोभी। ठीक है, तो गोभी का जब अपन वैज्ञानिक नाम लिखते हैं, कॉलीफ्लावर का नाम लिखते हैं, तो कॉलीफ्लावर का नाम है ब्रेसिका ओलिरेसिया ब्रोटाइटिस। ब्रेसिका इंग्लिश में लिख देता हूं ना बेटा, ब्रेसिका ओलिरेसिया बोट्राइटिस। ठीक है, TRY। ओके बेटा, तो ब्रेसिका ओलिरेसिया बोट्राइटिस। ठीक है, तो वंश का पहला लेटर कैपिटल, जाति का पहला लेटर स्मॉल और वैरायटी का भी पहला लेटर कैसे लेंगे बेटा? स्मॉल ही लेंगे। ठीक है, वंश का पहला लेटर स्मॉल, जाति का पहला लेटर स्मॉल और वैरायटी का भी पहला लेटर क्या लेंगे? स्मॉल लेंगे। और तीनों को अलग अलग क्या कर देंगे बेटा? अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, सेम रूल उसी की तरह ही है द्विनामकरण पद्धति की तरह, बस एक किस्म यहां पर ऐड हो जाता है। समझ में आ गया? तो यह है आपकी त्रिनामकरण पद्धति यानी ट्रायनोमियल नोमेनक्लेचर। समझ में आ गया यहां तक? कोई दिक्कत है? बताओ भाई, कोई दिक्कत है तो? ओके, तो ये हो गया आपका त्रिनामकरण पद्धति, यानी नामकरण आपका हो चुका है यहां पे फिनिश। ठीक है, ओके। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लासिफिकेशन। क्या स्टार्ट करने वाले हैं बेटा? क्लासिफिकेशन। ओके, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। ठीक है, यहां पर कुछ टर्मिनोलॉजीज है वो आपको देखनी पड़ेगी। देखो, क्लासिफिकेशन की अगर अपन बात करते हैं तो अपन ने पढ़ा था कि बेबी हुआ। ठीक है, बेबी होने के बाद हम उसका नामकरण करते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार। ठीक है, अब बेबी जो है वो इंजीनियर बनेगा, बेबी जो है वो डॉक्टर बनेगा, बेबी RAS बनेगा, IPS बनेगा, IAS बनेगा, CA बनेगा। जो भी बेबी बनना चाहता है उसको अपन उसी ग्रुप के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। जैसे इंजीनियर बनना चाहता है तो इंजीनियर कॉलेजेस के अंदर डाल देंगे, डॉक्टर बनना चाहता है तो मेडिकल कॉलेजेस के अंदर डाल देंगे। ठीक है, IPS RAS बनना चाहता है तो वो अपन को उसको UPSC के फील्ड में डाल देंगे। तो अपन ने क्या किया है? ठीक है, अपन उसको क्लासिफाई कर दिया, उसको वर्गीकृत कर दिया, उसको समूह में बांट दिया है। तो क्लासिफिकेशन वही है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किए थे। ठीक है, उनके बारे में अपन यहाँ पे पढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो है ना बेटा, वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है एम्पिरिकल और एक होता है रेशनल। क्लासिफिकेशन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ठीक है, एक तो होता है एम्पिरिकल, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं अतर्कपूर्ण, जिसको अपन क्या बोलेंगे? अतर्कपूर्ण। ठीक है, और जो दूसरा क्लासिफिकेशन होता है वो होता है रेशनल। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं तर्कपूर्ण, जिसको अपन क्या बोलेंगे? तर्कपूर्ण क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, अब अपन अतर्कपूर्ण की बात करते हैं सबसे पहले, जिसका कोई तर्क नहीं होता। इसमें बेटा ऐसे बांटा जीवों को कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से कि ए वाले जितने भी हैं,
ए वाले जितने भी है, चाहे वो पादप हो, जंतु हो, उन सबको एक ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, बी नाम वाले जितने भी हैं उन सबको अलग ग्रुप में डाल दिया। सी नाम वाले जितने भी हैं उनको अलग ग्रुप में डाल दिया। डी नाम वाले जितने भी उसको अलग ग्रुप में डाल दिया। तो पूरे संसार को 26 समूहों में बांट दिया, क्योंकि अल्फाबेट जो है ABCD उसमें कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं ना, तो 26 समूहों के अंदर पूरे संसार को डिवाइड कर दिया उन्होंने। तो क्या ये क्लासिफिकेशन सही क्लासिफिकेशन है क्या? नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। अब जैसे अपन किसके अंदर आते हैं, अपना नाम है होमो सैपियंस, अपना नाम क्या है होमो सैपियंस, H से स्टार्ट होता है अपना, तो H वाले और ग्रुप में भी डाल दिया। अब वो अपन से समानता रखें चाहे नहीं रखें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो ये क्लासिफिकेशन कैसा है बेटा? अतर्कपूर्ण क्लासिफिकेशन, इसका कोई तर्क नहीं है, इसलिए इस क्लासिफिकेशन को अपन मान्यता नहीं प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन कैसा है? ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर डिपेंड होता है। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं अपन पौधों का वर्गीकरण अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार होता है। और ऐसे करके कितने सिस्टम में बांटा है? तो प्लांट किंगडम को पूरे के पूरे पादप जगत को, प्लांट किंगडम का मतलब हो गया पादप जगत, तो पूरे के पूरे पादप जगत को 26 समूहों में बांट दिया। ठीक है, लेकिन ये क्लासिफिकेशन जो है ना बेटा वो अमान्य है, मतलब ही नहीं है ना उसका कि ए वाले एक इसमें चले गए, एक में चले गए, बी वाले एक में चले गए, सी वाले एक में चले गए, कोई ना तो आकारी के लक्षण देखे ना आंतरिक लक्षण देखे और बांट दिया। ठीक है, तो ये कैसा क्लासिफिकेशन है? अतर्कपूर्ण क्लासिफिकेशन, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं तर्कपूर्ण क्लासिफिकेशन की। तो तर्कपूर्ण क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। तर्कपूर्ण में भी अपन सबसे पहले कौन सा देखेंगे? प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, जिसको अपन बोलते हैं प्रायोगिक वर्गीकरण। ठीक है, इसके अंदर बेटा क्या करते हैं, इसमें पौधों को इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के आधार पर बांटा जाता है। इसमें क्या किया जाता है? पौधों को इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के आधार पर बांटा जाता है, यानी आर्थिक महत्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसके ऊपर बेस्ड है? यह आर्थिक महत्व के आधार पर। ठीक है, ये किसके वर्गीकरण किसके बेस पे किया जाता है? आर्थिक महत्व के आधार पर। आर्थिक महत्व का मतलब जैसे कि ऑयल देने वाले प्लांट, ऑयल प्लांट जो अपन को क्या देते हैं? तेल प्रदान करते हैं। तो तेल प्रदान करने वाले पादप जैसे कि कोकोनट हो गया, नारियल हो गया। ठीक है, सरसों अपन लिख सकते हैं, मूंगफली अपन लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो है अपन को क्या प्रदान करते हैं? तेल प्रदान करते हैं। ठीक है, या फिर औषधि प्रदान करने वाले पादप, मेडिसिनल प्लांट जो अपन को क्या प्रदान करते हैं बेटा? औषधि प्रदान करते हैं। औषधि जैसे अपन सिनकोना की बात कर लें या रावल्फिया की बात कर लें, सिनकोना, रावल्फिया, या फिर रेशे प्रदान करने वाले पादप, फाइब्रस प्लांट, जैसे कि अपन नारियल की बात कर लेते हैं, कॉटन की बात कर लेते हैं, रुई। तो इनसे अपन को जूट है, इनसे अपन को क्या मिलता है? रेशे मिलता है। ठीक है, अब देखो यहां पर एक चीज देखिए आपने, तेल प्रदान करने वाले पादपों में भी नारियल है और फाइब्रस वाले प्लांट में भी नारियल है। तो एक ही प्लांट अलग अलग ग्रुप में रखा गया है भाई, इसमें भी रख दिया, इसमें भी रख दिया, इसमें भी रख दिया, इसमें भी रख दिया। तो क्या ये क्लासिफिकेशन सही था क्या? नहीं था। ठीक है, तो इस क्लासिफिकेशन को बोल देते हैं अपन प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। समझ में आ गया बेटा? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है अपना आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, एक कृत्रिम वर्गीकरण। तो दूसरा है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, जिसको अपन बोलते हैं कृत्रिम
वर्गीकरण। और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया था कैरोलस लीनियस ने। ये क्लासिफिकेशन किसने प्रस्तुत किया था? कैरोलस लीनियस ने ये क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया, कैरोलस लीनियस ने। और इस क्लासिफिकेशन का आधार क्या है? एक या दो आकारी के लक्षण। इसका आधार क्या है बेटा? एक या दो आकारिकी लक्षण। ठीक है, यहां पर पादपों के एक या दो आकारिकी लक्षण देखे जाते हैं और उसी के आधार पर क्या कर देते हैं? क्लासिफिकेशन कर देते हैं। उसी के आधार पर क्या कर देते हैं बेटा? क्लासिफिकेशन कर देते हैं। तो एक या दो आकारिकी लक्षण। तो कैरोलस लीनियस ने पुंकेसर और स्त्री केसर के आधार पर पूरे प्लांट किंगडम को 24 क्लास के अंदर बांट दिया। ठीक है, तो कैरोलस लीनियस ने पुंकेसर व स्त्री केसर के आधार पर पादप जगत को 24 समूहों में बांटा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये पुंकेसर क्या होता है और ये स्त्री केसर क्या होता है? ठीक है, तो पुंकेसर का मतलब क्या हो गया बेटा? नर जननांग। पादप में जो नर जननांग होते हैं ना फूल में, ठीक है, उसको बोलते हैं पुंकेसर। और जो मादा जननांग होते हैं ना उसको अपन बोलते हैं स्त्री केसर। यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन हो गया वो हो गया अपना आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। कौन सा क्लासिफिकेशन है? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है, कृत्रिम वर्गीकरण है। ओके, कोई दिक्कत यहां तक? अब तीसरा जो क्लासिफिकेशन है, इसी में पढ़ रहे हैं अपन तर्कपूर्ण के अंदर। तीसरा है आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन। तीसरा क्लासिफिकेशन कौन सा है? नेचुरल क्लासिफिकेशन। ठीक है बेटा, ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं है आपके। ठीक है ना, ये आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर नहीं दे रखा है ये पूरा का पूरा। ये अपन एनसीईआरटी के अलावा पढ़ रहे हैं क्योंकि कई बार क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो आ जाते हैं नीट के एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो अपन को ये पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया, किस बेस पे दिया, नेचुरल क्लासिफिकेशन किसने दिया, किस बेस पे दिया, तो ये अपन को पता होना चाहिए बेटा। ठीक है ना, तो ये है नेचुरल क्लासिफिकेशन। और नेचुरल क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया था बैंथम और हुकर ने। किसने प्रस्तुत किया था? बैंथम व हुकर ने। ओके, तो नेचुरल क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया बैंथम और हुकर ने। ठीक है, और इसका आधार क्या था? इसका आधार था पादपों के सभी आकारिकी लक्षण। ठीक है, यहां पर तो पादपों के दो या एक या दो आकारिकी लक्षणों को काम में लिया था और यहां पर पादपों के सभी आकारिकी लक्षणों को काम में ले लिया। तो ये जो क्लासिफिकेशन था वो क्लासिफिकेशन कौन सा था? नेचुरल क्लासिफिकेशन, जो दिया था बैंथम और हुकर ने। ठीक है, और एक जो क्लासिफिकेशन है लास्ट वो है एडेनसोनियन न्यूमेरिकल और फेनेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, एडेनसोनियन न्यूमेरिकल और फेनेटिक क्लासिफिकेशन। इसके अंदर बेटा समानताओं और वह असमानताओं की संख्या को गिनकर क्लासिफिकेशन किया जाता है। इसका आधार क्या है? समानताओं व असमानताओं की संख्या के आधार पर। ठीक है, कि समानताएं कितनी है, असमानताएं कितनी, उनकी संख्या के आधार पर इसको क्लासिफाई किया जाता है, इसलिए इसको बोल देते हैं न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन कंप्लीट। ठीक है, इसके अंदर जो भी चीज समझ में नहीं आई वो आप पूछ सकते हैं मेरे से। कल हम इसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजीज है वो पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी, कैटेगरीज। ठीक है, वर्गीकी की जो कैटेगरीज है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे और स्पीसीज पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट।
ओके, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, आपको होप से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप मेरे को बता देना कौन से क्लास मतलब कौन से टॉपिक के अंदर डाउट है, हम आपस उसको रिपीट कर देंगे। ठीक है, एक या दो या तीन लेक्चर के अंदर ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि हम मंडे से या ट्यूसडे से नया चैप्टर स्टार्ट कर दें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, कल मिलते हैं बेटा। ओके, बाय बाय।